यहाँ तक तुम लोग देख लिया, ये इक्वेशन है। तो अगर जनरल फॉर्म तुम्हें सर्किल का कभी देता है, लाइक सर्किल का इक्वेशन दे दिया तुम्हें, मॉड जेड स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 आयोटा जेड बार प्लस 3 माइनस 2 आयोटा जेड -1 इक्वल टू 0, ये दिया है। तो फर्स्ट इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर क्या होगा इसका बता सकते हो कोई? कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार होगा ना। कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार, और उसमें निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। हाँ। तो -3 प्लस 2 आएगा। अब रेडियस क्या होगा? रेडियस हो जाएगा ये जो पार्ट है, यानी कि 3 प्लस 2 आयोटा का मोड स्क्वायर और माइनस ऑफ -1। तो वैल्यूज निकाल सकते हो। इट इज 9 प्लस 4 माइनस यानी +1, सो इट इज 13 प्लस 1 √14। रेडियस √14 आ जाएगा। सो बस इसको जान लेना है कि हाँ, सर्किल का इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें सेंटर जो है, सेंटर क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेंटर इज नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार होता है। ये पार्ट तुम्हें समझ में आएगा। और रेडियस का फार्मूला ये होता है। तो इसे रब कर सकते हैं हम लोग। अब सर 1 मिनट रुकिए। सर उस पे तो बार होना चाहिए ना? किस पे? सेंटर वाले पे, मतलब 3 प्लस 2 आयोटा बार। नहीं नहीं, जो जेड बार का कोएफिशिएंट है वही आंसर हो जाएगा। क्या देखो ना, जेड बार का कोएफिशिएंट ए है ना, तो माइनस ए हाँ। आंसर होगा। ओके। सर आपने उसमें पिछले वाला जो आपने 9 अगस्त को जो सॉल्व किया था ना, उसमें आपने थोड़ा अलग कोएफिशिएंट लिया था। हाँ, क्वेश्चन अलग लिया होगा, हो सकता है। नहीं सर, अजम्पशन जो है ना वो अलग था। आपने वो ए बार को -z0 लिखा था। हाँ, तो हाँ। उसको कट कर देना होगा। कट को तो मैंने बोला ही था ना, अभी इसको फिर से उसको स्टार्ट करेंगे तो उसको हटा देना ना। वहां का जो है कट करके यहाँ से स्टार्ट करो जहां मैंने बताया अभी में। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सबने? हाँ सर। सो दिस वाज योर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अभी हम लोग ने सर्किल के इक्वेशंस को देखा, किस तरह से सर्किल का इक्वेशन बन सकता है। सर्किल का इक्वेशन एक तो मॉडुलस से देखा और दूसरा आर्गुमेंट से भी देखा सर्किल का इक्वेशन को। तो कभी भी मैंने क्या लास्ट क्लास में क्या देखा कि z-1 z-i और प्लस z प्लस आयोटा लिख दिया हमने, और सिर्फ कह दिया इसकी वैल्यू क्या है? k आयोटा है, k आयोटा है। ठीक, अगर ये k आयोटा कह दिया तो इसका लोकस कैसा होगा? कोई बता सकते हो? जहां पर कि k बिलोंग्स टू रियल नंबर है और k इज पैरामीटर। शुभम बताओ, शुभम टेंगले बताओ क्या होना चाहिए इसका लोकस? सर सर्कल। सर्किल होगा, करेक्ट, सर्किल होगा। इस सर्किल का कैसे डायग्राम बनाएंगे? बिल्कुल सर्किल होगा, -i को छोड़ के। इसका डायग्राम जो होगा, एक पॉइंट होगा आयोटा और दूसरा पॉइंट होगा माइनस आयोटा। ये तो एंड ऑफ डायमीटर्स हो जाएंगे, और इस तरह से आप सर्किल का फॉर्मेशन कर सकते।
यही सर्किल आपका बनेगा। इसमें ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएंगे बस। दोनों पॉइंट एक्सक्लूड होंगे, क्या सही है? सर नीचे वाला होगा ना बस, मतलब हाँ, नीचे वाला होगा। नीचे वाला नहीं होगा। नीचे वाला एक्सक्लूड होगा, ऊपर वाला एक्सक्लूड नहीं होगा। यही बिल्कुल सही, करेक्ट। इसकी जगह अगर क्वेश्चन ऐसा हो z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा प्लस z बार प्लस आयोटा, ध्यान देना z बार माइनस आयोटा इक्वल टू 0 दे दिया हो, अब इसका लोकस क्या होगा? लोकस ऑफ z क्या होगा? एक ही क्वेश्चंस को बार बार जेई में थोड़ा एंगल चेंज करके पूछता है। इसका आंसर बताइए। मानसी तुम बताओ क्या होगा? मानसी आवाज आ रही है? ओके, देन जानवी बताओ क्या होगा आंसर इसका? ओके, श्रेयस खर्चे तुम बताओ क्या होगा? सब लोग शांत हो, बिल्कुल बता नहीं रहे हो। तो सेम ही होगा ना। सर्कल। ओके, कौन कौन बताए? आरव। हाँ आरव बिल्कुल सही, आरव सही बताया है। माइनस साइन इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, इसमें भी माइनस आई इंक्लूड नहीं होगा, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें माइनस आई इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है। तो इसमें प्लस आई इंक्लूड होगा क्या, ये बताओ? इसमें माइनस आई और प्लस आई दोनों इंक्लूड नहीं होगा। देखो ये सब चीजें एट द मोमेंट तुम्हें सोचनी है। इस पार्ट के कारण माइनस आई इंक्लूड नहीं होगा, इस पार्ट के कारण प्लस आई इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में आई? सर मुझे हाँ। कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, क्या बताओ? सर वही कि लाइक हमने सॉल्व करते वक्त इसे प्लस माइनस π/4 के अंडर किया था सॉल्व। अभी π/4 कहाँ, π/2 ना? आप इसका कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट करोगे क्या सर? ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। ये देखो, अभी पहले इससे इसमें कन्वर्शन देखो क्या है। ये जो देखो z माइनस आयोटा है डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा है, ठीक है। यहाँ प्लस कर रहे हो क्या, z बार, और इसको माइनस आई बार लिख सकते, और डिवाइडेड बाय ये z बार प्लस आयोटा बार लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तुम्हें पता है ना, आई बार का कंजुगेट माइनस आई होता है, आई बार का कंजुगेट माइनस आई होता है, ये सब लोग जानते हो। सो अब देखो ये z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा प्लस z माइनस आई डिवाइडेड बाय z प्लस आई, इस पूरे का कंजुगेट हो गया इक्वल टू 0। सो इन दोनों का सम
एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का सम 0 कब होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का सम 0 कब होता है बताओ? जब इमेजिनरी पार्ट जब प्योरली इमेजिनरी हो। इसका मतलब है z माइनस आई बाय जेड प्लस आई टा क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। तभी ऐसा होगा। मैंने बताया भी था अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट का एडिशन 0 होगा। इसका मतलब है ये दोनों सेम ही है, बट एक और दो पॉइंट का इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग z बार आई नहीं हो सकता क्योंकि इक्वेशंस में वैसा दिया हुआ है, इसलिए आई को भी हटाना पड़ेगा। अब आता है पहले का पार्ट। स्टार्टिंग में हमने कैसे किया था, यहाँ तक इसका कन्वर्शन सबको समझ में आ गया। स्टार्टिंग का जो पार्ट हमने किया था वो यहाँ पर मैं बताता हूँ। इस जगह यहाँ तक आई थिंक सबको दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। तो क्या किया था, कभी भी आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा बाय z प्लस आयोटा, अगर इसको तुम π/2 लिख देते हो, π/2, तो ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा है, तो किसी पॉइंट पर ये 90 बनाएगा, 90 बनाएगा। कोई दूसरा पॉइंट हो वहां भी 90 बनाएगा। तो एक सेक्शन है जो कि 90 बना रहा है और 90 बना रहा है, तो ये जो होगा ये एक डायमीटर बन जाएगा और इस तरह से लोकस, और लोकस इसका सेमी सर्किल होगा जो कि हमने डिस्कस किया था। इसका लोकस सेमी सर्किल होगा, राइट। अगर प्लस माइनस दोनों हो तो इधर भी बन जाएगा, बोथ साइड फॉर्म हो जाएगा सर्कल। प्लस माइनस अगर दोनों है, प्लस माइनस π/2 है, और अगर प्लस माइनस π/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? प्योरली इमेजिनरी होगी। किसी का भी आर्गुमेंट π/2 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी, और इसलिए हमने इसको KI लिखा। क्या समझ में आया ईसा? हाँ नहीं सर, आया? समझा सर। ओके, तो अब इसको रब कर सकते हैं हम। ये दोनों को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर जब भी आर्गुमेंट प्लस माइनस π/2 है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्योरली इमेजिनरी नंबर लिख सकते हो एंड वाइस वर्सा कर सकते हो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसके आर्गुमेंट्स को आप π/2। सर तो फिर हम इधर सर फिर हम इधर आयोटा एज वेल एज माइनस आयोटा दोनों पे एक्सक्लूड करेंगे ना? हाँ करेंगे। इस केस में यहाँ पर जब ये लिख दिया तो आयोटा पे एक्सक्लूड नहीं करेंगे। आयोटा पे तो 0 है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें करेंगे। हाँ, इसमें ये तो देखना, तुम लोग फिर से नोट्स देखना, मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप, हर सर्किल को बताया है। इस केस में जो है प्लस माइनस आयोटा दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस आयोटा को एक्सक्लूड करेंगे। इसमें भी प्लस माइनस आयोटा दोनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर ये इस वाले में क्यों करेंगे प्लस आयोटा को? मुझे वो नहीं समझा। किसमें? ये सेकंड वाला? नहीं, ये वाला राइट वाला। राइट वाला तुमने इक्वेशन ये लिख दिया ना, तुमने इक्वेशन क्या लिखा उस पर डिपेंड करेगा। इक्वेशन ये लिख दिया। अब बताओ अगर ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन होगा क्या? बताओ, होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और अगर ये 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइन होगा क्या? आई थिंक यू आर राइट। ठीक है, उसमें नहीं करेंगे। मैं गलत हो रहा था यहाँ पर। सही बोल रहा है शुभम। जेड बार तुम्हारा आयोटा हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जेड से मतलब है ना, ये लोकस ऑफ जेड है। हाँ, अगर जेड बार आयोटा है तो जेड बार माइनस आयोटा। सही है, तुम बिल्कुल सही है। सही है, मैं यहाँ पर गलत लिख दिया, समझ गया। बिल्कुल सही है, यहाँ भी वही बनेगा। ये दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशन है। यहाँ भी सिर्फ z जो है नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा होगा।
2 पॉइंट एक्सक्लूड नहीं होंगे। एग्जैक्टली राइट, शुभम ने बिल्कुल सही पॉइंट को यहाँ पर उठाया है। इट इज राइट, जस्ट 1 पॉइंट। क्या क्लियर है सबको? मानसी, जानवी, अथर्व, पारस, हाँ सर। आरव हाँ सर। कुछ लोग जो है यार, एक तो लेट आते हो, उसका कभी कभी आज नहीं आते हो, तो कैसे चलेगा? आरव, हाँ सबों सर। को सारे क्लास अटेंड करने हैं। डाउट्स क्लास भी अगर लगता है तो अटेंड कीजिए। अभी तो क्लासेस आप लोग को कम हो गई ना, कितने हो गए? मुश्किल से 4 घंटे की क्लास होती है। मॉर्निंग में 3 या 3.5 घंटे, और एक डे टाइम में 1 आवर की क्लास होती है। तो एवरीवन अटेंड दिस। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सीखने के लिए। तुम लोगों को ये जो फील होता है कि घर पे बैठ के कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, वो करो ना भाई, क्या दिक्कत है? तुम 5 घंटे कर लो, उसके बाद घर पे बैठ के एक्स्ट्रा करो। तुम्हारा वैसे भी आने जाने का टाइमिंग तो सेव हुआ है ना, या नहीं हुआ है? बताओ आरव, बताओ। हाँ सर। आने जाने का टाइमिंग सेव हुआ है ना? हाँ। तो क्यों दिन में नहीं आते हो यार तुम लोग? ट्यूटोरियल टाइम में नहीं आते हो? कोई 10-12 लोग रहते हो। तुम लोग आओगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी तो सर करेंगे ना, एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे। मान लो आओगे 3-4 बच्चे ही आओगे, ठीक है, डाउट वाले में ठीक है, चलेगा। लेकिन जो ट्यूटोरियल्स लगता है उसमें भी कम लोग आते हो। सर मैं तो आता हूँ ट्यूटोरियल्स में सारे। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशली तुम्हारी नहीं कर रहा। क्योंकि ट्यूटोरियल्स में जो है अभी कितने लोग बैठे हो? 18 लोग हो या 19 हो? सॉरी 17 हो। अभी कितने हो? 18 है सर अभी। अभी सारे आ गए या एक मिस है अभी भी? अच्छा, सारे आ गए, ओके। अब है सर। तो हाँ, सभी है। तो आप लोग जो है क्लासेस को किसी भी एंगल से मिस ना करो। कुछ लोगों को जो है कभी आते हो कभी नहीं आते हो, लेट भी आते हो क्लास में, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। तो सब लोग आओगे, देखो होता क्या है ना, यदि सब आते हो तो जो भी पढ़ाने वाले होते हैं उनकी भी एनर्जी होती है। अच्छा, सब लोग टाइम पे आ गए तो तुमको अलग से एक एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिलता है, पहला बात तो ये। दूसरा, वो कुछ अच्छे एनर्जी से भी पढ़ाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल अच्छी हो जाती है कि हाँ सभी लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो रिजल्ट्स आईआईटी में सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं है, मैं क्लियर कहता हूँ। फर्स्ट डिसिप्लिन, सभी लोग टाइम पे आइए, डू नॉट मिस एनी क्लास। और आप लोग देखना, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, अभी नंबर कौन ज्यादा ला रहा है कौन कम ला रहा है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट में जो सारे क्लास अटेंड कर रहा होगा, मिस नहीं कर रहा होगा, दे विल गेट सेलेक्टेड विद वेरी गुड रैंक। और सम ऑफ यू, तुमको लगता होगा सिर्फ कि अरे ये डेली भी आता है तो भी मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम देखना फ्यूचर में क्या होता है, जो डेली आ रहे हैं, सिंसियर हैं, उनकी रैंकिंग आ जाएगी, ठीक ठाक रैंकिंग आ जाएगी। लेकिन जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तुम्हें कितना देना है? 4 आवर्स ही तो देना है ना, 4 आवर्स या 4 आवर्स 30 मिनट, इससे ज्यादा देना पड़ रहा है क्या? हमें बताओ, कोई बताओ, इससे ज्यादा पढ़ रहे हो? नहीं, क्लास में पहले कितना पढ़ते थे? पहले मोर देन 6 आवर्स करते थे कि नहीं? मोर देन 6 आवर्स तो हमारे ही साथ रहते थे। जब स्टार्ट हुआ था तो कितने घंटे तुम लोग पढ़ा करते थे? 6, 7, 8 आवर्स पढ़ते थे। एंड दैट वाज द रीजन कि तुम लोगों में इतना इंप्रूवमेंट हुआ। अभी भी उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। हाँ, कंप्यूटर्स है इसलिए थोड़ी सी आई स्ट्रेस पड़ती है। तो स्टिल मैं कम किए हुए हूँ, 6 आवर्स तो नहीं है, 4 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास है। तो इसको लोग पूरा जो है
मतलब मन से इसको यूज कीजिए। और उसके बाद सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। जो भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी दिक्कत होती है, नहीं सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपस में भी डिस्कस करो। बेकार की बातें, इधर उधर की बातें, डिस्कशन बंद कीजिए। विद इन द ग्रुप डिस्कस कीजिए सभी लोग। कोई यदि ग्रुप में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो एब्जॉर्ब होइए ग्रुप के अंदर। तब जाकर रिजल्ट होगा। अदरवाइज बहुत लोग हैं आईआईटी के प्रिपरेशन करने में, सो मेनी, और वो कहीं भी तुमसे पीछे नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आईक्यू वाइज बहुत अच्छे हो, मेहनत बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वैसे लोग बहुत हैं। एक ही चीज है जो तुमको आगे बढ़ा सकता है, कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना। वहां पे बहुत लोग मिस करते हैं। आईक्यू वाइज तो बहुत लोग हैं इंडिया में कि जो बहुत अच्छा करते हैं। तुम सोचो ना, 10th में कितने लोग 100 आउट ऑफ 100 लाए होंगे। 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में कितने लोग लाए होंगे? बहुत लोग हैं। साइंस में भी ले आए होंगे। साइंस में भी जो है 100 आउट ऑफ 100 बहुत लोग लाए होंगे। पता है ना तुम लोगों को? सही बोल रहा हूँ मैं कि नहीं से बोल रहा हूँ? हाँ सर। बहुत लोग लाए होंगे। और उनमें सबका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाता है, या हो जाता है? नहीं होता है। सो कंसिस्टेंसी, योर डिसिप्लिन, और जो भी क्लासेस हो रहे हैं सभी अटेंड कीजिए। जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब ट्यूटोरियल लगाया था, आप लोग अगर कम आओगे तो क्यों कोई सर जो है इतना मेहनत करेंगे? स्टार्टिंग में मैंने जो ट्यूटोरियल लगाया था वो बहुत ही पर्पस उसका बहुत अच्छा हो रहा था। और मैं बताता हूँ, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, जो बैच यानी कि बैच 2 था, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट उसमें हुआ। बैच 1 में नहीं हुआ। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, सबसे ज्यादा ये जो अब इसमें हुआ ना, सबसे ज्यादा। इसलिए कि वो बिल्कुल जो है, एक नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, दिल से वो काम करना शुरू किया। जो है वो टाइम से, सारे स्टूडेंट्स का टाइम पे आना, जो बोला जा रहा है वो ट्यूटोरियल को सबमिट करना, ये सब के सब बैच 2 वाले कर रहे थे, बैच 1 वाले नहीं कर रहे थे। जो भी दिया जाए वो फटाक से कंप्लीट कर लेते थे, सेम डे डाल देते थे। सो रिलीजियसली आपको फिर से वही करना पड़ेगा, रिलीजियसली करना पड़ेगा, सिंसियरली करना पड़ेगा। जैसे आप इस काम को करने लगते हो, रिलीजियसली करने लगते हो, तो इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं, आज करना है तो आज ही करना है। अरे खाना जो बनता है ताजा, बिल्कुल बिल्कुल जस्ट, जो क्या कहते हैं, बड़ा पाव खाते हो तुम लोग, बड़ा पाव तुरंत निकलता है वो खाते हो कि 2-3 घंटे पुराना खाते हो? किसमें मजा आता है बताओ? किसको बड़ा पाव सबसे अच्छा लगता है? सुमित को? कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, सिंसियरली कीजिए। और अभी जो है ट्यूटोरियल्स में प्रेजेंस बहुत कम है, 12 के आसपास हो जा रहा है प्रेजेंस। हमारे पास 19 स्टूडेंट्स हैं। यदि नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो तुम्हें एक प्रॉपर रीजन मैसेज में डालना पड़ेगा कि हाँ नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज आपके पेरेंट्स के साथ मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी, क्यों नहीं कर पा रहे? नेटवर्क इशू है, वाईफाई नहीं है, डाटा खत्म हो जाता है, जो भी है, आप प्रॉपरली रिलीजियसली मुझे बताइए, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना? समझ में आया बात? हाँ सर।
सो एक पार्ट हो गया हमारा आर्गुमेंट π/2 या आर्गुमेंट अल्फा है। मीन्स कभी भी अब तुम लोग देख लो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z0 डिवाइडेड z1 एंड z माइनस z2 दिया है और इसकी वैल्यू अगर अल्फा है एंड अल्फा इज 0 to π/2, alpha is 0 to pi, alpha is 0 to pi, then locus of z is part of circle. ये पार्ट ऑफ सर्कल हो जाएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है if argument of z minus z1 by z minus z2 इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। argument of z minus z1 by z minus z2 की वैल्यू 0 हो जाए then locus of z क्या होगा। सो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं रियल जेड एंड इमेजिनरी। यहाँ पे कोई पॉइंट z1 होगा, इस जगह z2 होगा और यहाँ मान लिया मैंने z। इसको आपस में ज्वाइन कर लो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया। ये a है, ये B है और ये P है, A, B and P। So argument of z minus z1, argument of z minus z1 क्या होगा। इसको θ1 कह सकते हो तुम। एंड व्हाट अबाउट आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 क्या होगा। इसको आगे बढ़ाओ, ये हो जाएगा, इसको θ2 कह सकते हो, सो इट इज θ। सो अगर ये लीनियर है तो क्लियरली θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा, कोलिनियर है तो। इन दिस फिगर if z1, z2 and z are collinear and z is outside of line segment z1 and z2, so θ1 equal to θ2 हो जाएगा। It means θ1 minus θ2 equal to 0, θ1 minus θ2 equal to 0। so वैल्यू पुट कर लेते हैं। so it means argument of, लिख रहा है यहाँ पर, हाँ सर। okay, argument of z minus z1 minus argument of z minus z2, ये 0। सो लॉग वाला प्रॉपर्टी आर्गुमेंट लेता है तो ये कन्वर्शन हो जाएगा। so it means locus of z is locus of z, all the points lies on the extended part of line joining z1 and z2। locus of z is all the points
lies on the extended part of Z1 and Z2. यही तुम्हारा लोकस होगा। फिर अब कर दें, नोट कर लो या नोट कर। सर आपने क्या बोला, लोकस क्या होगा, एक बार रिपीट करना। Locus of Z will be extended part of the line joining Z1 and Z2। मीन्स जो लोकस होगा वो लोकस एक तो इधर वाला पार्ट मिलेगा, इधर वाला पार्ट, ठीक, और दूसरा इधर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट नहीं मिलेगा। जो बीच में है वो पार्ट नहीं मिलेगा। क्या समझ में आया सबको? बीच वाले पार्ट में अगर कोई पॉइंट पी लिखते हो, हाँ बोलो। यस, Z2 को इंक्लूड क्यों किया है इसमें? Z2 पॉइंट को इंक्लूड क्यों किया? इंक्लूड नहीं किया, वो एक्सक्लूड किया है, इंक्लूड नहीं है। वो मैं सर्किल बनाया है, हो सकता है तुम्हें नहीं दिख रहा हूँ। Z2 पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ और ये भी इंक्लूड नहीं, Z2 और Z1 कोई भी इंक्लूड नहीं। तो इसमें सिर्फ एक्सटेंडेड पार्ट ही काउंट होगा। इन जो तुम्हारा लाइन सेगमेंट है ए बी वो काउंट नहीं होगा। इफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, इनसाइड लाइन सेगमेंट ए बी, देन दिस आर्गुमेंट वैल्यू विल बी पाई। अगर कोई ए बी पे है तो इस आर्गुमेंट की वैल्यू पाई हो जाएगी। उसको भी आप लिख सकते हो, इफ दिस आर्गुमेंट इक्वल टू पाई, देन locus of Z is line segment AB excluding A and B, excluding A and B। सर तो फिर इसमें जो Z है वो कहाँ पे लाई करेगा? Z कोई भी पॉइंट हो सकता है ए बी के अंदर, अगर तुम्हारा ये पाई होता है तो। ओके, वो मतलब ए बी के अंदर होगा और जीरो में ए बी के बाहर होगा, है ना? ए बी के बाहर होगा, यस। ठीक है। क्या प्रथमेश समझ में आया तुम्हें? हाँ। सर आपने मतलब पहले ये कहा ना कि मतलब θ1 माइनस θ2 अगर पाई रहा है तो वो पॉइंट ए बी के इनसाइड होगा।
यही कहा था सही ना? है, बिल्कुल। ठीक है सर। ओके, स्वप्निल ने फोटो भेजा है। ओके, सुमित ने भेजा है। सुमित, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, मॉडुलस अप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। फिफ्थ में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, वो आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में ना, फिफ्थ में। फिफ्थ, ओके, फिफ्थ में तो मुझे फिफ्थ जानना है, 6 तो आसान था। फिफ्थ में ये दिया है तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 तुम्हारा 0 हो जाएगा ना, सॉरी, हाँ 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। आर्गुमेंट ऑफ Z1, देखो ये कब होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 ऑलवेज ऐसा होता है नॉर्मली कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड होता है। और इक्वलिटी कब होगी, इक्वलिटी तभी होगा जब Z1 Z2 और ओरिजिन एक ही लाइन पे हो और सेम साइड हो, जैसे बताया होगा। ओरिजिन Z1 और Z2 एक ही लाइन पे और सेम साइड पे हो। अब देखो इसका भी θ1 हो जाएगा और दूसरे वाले का θ2 हो जाएगा, तो आर्गुमेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है इसमें, समझा? और मैथमेटिकली भी कर सकते हो, मैथमेटिकली भी कर सकते हो। कैसे? इसका स्क्वायर कर लेना और इसका भी स्क्वायर कर लेना, फार्मूला लगाना, ठीक? फार्मूला लगा के भी देख लोगे कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 करना पड़ेगा तभी ये आंसर मैच करेगा। तो कॉस थीटा 1 तो थीटा 0, जो फार्मूला है, मैथमेटिकली कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। मैथमेटिकली भी कर लेना ना, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, इधर करेगा तो क्या होगा, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा, सब कैंसिल होगा और इधर क्या हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा 2 मॉड Z1 मॉड Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल, यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा,
1 cos थीटा से बड़ा हो सकता है क्या? सॉरी, 1 cos थीटा से, नहीं। सॉरी cos थीटा 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता है, तो यानी 1 नहीं की वैल्यू सर। cos थीटा हो गई, तो इससे थीटा 0 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, अभी ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं तो ज्योमेट्री से भी कर सकते थे। तो आगे बढ़े। देखो इन बिटवीन जब होता तो क्यों पाए होता, ये देख ज्योमेट्री डिस्कस करना। चलो हम लोग थोड़ा सा बाद में हम लोग उसको करेंगे जो तुम लोग का डाउट है। यहाँ पर Z1 है और यहाँ पर Z2, ये कोई पॉइंट P है Z। तो अब देखो इसका जो आर्गुमेंट आएगा इस तरीके का वेक्टर बन गया ना, तो इसके लिए आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा, राइट, इसके लिए आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा। लेकिन जब इस वेक्टर की बात करोगे तो इसका ऐसा कुछ बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जब करोगे तो ये एंगल ऐसा बनेगा, ये बनेगा, सही है। मैग्नीट्यूड में तो पाई माइनस थीटा, बट यहाँ होगा माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अब आर्गुमेंट ऑफ यानी कि थीटा माइनस ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा, देखो तुम्हारा पाई आ गया कि नहीं आ गया? अलग से आई थिंक नहीं समझ में आया बहुत लोगों को, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं समझ में आया है, मुझे पता है, थोड़ा सा मैं फास्ट यहाँ चला गया, एक बार फिर से। यहाँ पर Z1 है, यहाँ पर Z2 है, ठीक है। इस तरह से मैंने एक लाइन बनाई, P यहाँ है, ये Z, तो ये जो है ये कौन सा है? ये Z माइनस Z1 हो गया ना, और इसके लिए ये थीटा 1 बन गया, करेक्ट। और दूसरे वाले के लिए हम यहां कर लें, इधर बना, ये Z2 है और ये Z है, तो अब वेक्टर तुम्हारा इस तरह से फॉर्म होगा और ये होगा तुम्हारा Z माइनस Z, ये इसके साथ। अब बताओ ये इसका आर्गुमेंट क्या हो? ये रियल Z है, कोई बता सकते हो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा? क्या ये होगा क्या आर्गुमेंट? बोलो। नहीं सर, नहीं होगा ना, इसका आर्गुमेंट तो तुम्हारा इधर वाला होगा, इधर वाला आर्गुमेंट होगा, जैसे वेक्टर तुम मेजर करते थे, सेम। अब देखो ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 ही था, मैग्नीट्यूड में तो ये थीटा 1 था, लेकिन ये एंगल क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा 1, लेकिन ये पाई माइनस थीटा 1 ना लिख के माइनस पाई माइनस थीटा 1 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब देखो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 क्या आ गया? ये आ गया तुम्हारा थीटा 1, और आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 क्या आ गया? ये आ गया माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा 1। इन दोनों को डिफरेंस कर दो, तुमको पाई आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें पाई आ जाएगा। क्या समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। इसको रब करते हैं हम। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बन रहा है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू पाई बन रहा है। तो अब ये आर्गुमेंट 0 हो या पाई हो, इन दोनों केस में Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 क्या हो जाएगा? यह एक रियल नंबर बन जाएगा, बनेगा रियल नंबर। बोलो ये रियल नंबर बनेगा या नहीं बनेगा?
इसको हम लोग रब कर देते हैं। दो सिचुएशन है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2, इसको हम लोग लिख रहे हैं आइदर 0 और पाई। तो इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दें तो z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इज रियल नंबर। ये तुम्हें रियल नंबर हो गया, करेक्ट है, ये रियल नंबर होगा, हाँ सर। बताओ होगा रियल नंबर। तो ये जो रियल नंबर है, देखो इसका ये जो पार्ट है इसका इक्वेशन कैसा बना। अब फिर से हम लोग जैसे सर्किल्स में आगे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ भी आगे बढ़ेंगे। ये z1, ये z2, ये है इक्वेशन इसका इक्वेशन है। अब इसको रियल नंबर कर दें तो इसको क्या लिख सकते हो, z माइनस z1, ये फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड की बात, इसको k यहां लिखोगे, k बिलोंग्स टू रियल नंबर और k इज पैरामीटर, k इज पैरामीटर। अब यदि k पैरामीटर है तो अब जो इसका इक्वेशन बनेगा, ये होगा z1 और ये होगा z2। कौन सा पॉइंट गायब हो जाएगा, z2, यानी अब सिर्फ z2 गायब होगा, z1 रह जाएगा। अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो, या रियल नंबर भी लिखते हो, ये दोनों एक ही है, इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चलेगा ये? इसकी जगह एक और लिख सकते हो, मैंने बताया था अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो उसका कंजुगेट भी वही होता है, मींस z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू z बार माइनस z1 बार डिवाइडेड बाय z बार माइनस z2 बार। अगर रियल है तो उसका कंजुगेट भी वही होगा, सेम होगा। तो आप देख रहे हो 1 2 3 तीनों के इक्वेशन एक ही जैसे आएंगे, तीनों के इक्वेशन सेम आएगा, और वो इक्वेशन ये है। क्या समझा? बोलो। मानसी, जानवी, प्रथमेश, हाँ सर। समझ पा रहे हो? तो अब इसके बाद आगे भी बढ़ सकते हैं, फुल स्ट्रेट लाइन पे जा सकते हैं। इसको नोट कर लिया सबने? जैसे देखो सर्किल में भी कुछ कुछ पॉइंट मिसिंग हो रहे थे ना, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने सर्किल में क्या देखा, सर्किल कब हो रहा है, जब आर्गुमेंट जो है अदर देन 0 और पाई है। अगर ये आर्गुमेंट 0 और पाई है तो स्ट्रेट लाइन है, और पॉइंट उसी तरीके से मिसिंग पॉइंट्स तुमको जो है धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, और यहाँ भी खत्म होते जाएंगे। इसको रब करता हूं मैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड, इसको सिर्फ तुम सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 कंजुगेट इक्वल टू z माइनस z2 इंटू z बार माइनस z1 बार। सो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है, इसमें कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। आई थिंक समझ में आ गया, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट सर्किल की तरह ही यहाँ भी आगे बढ़े हैं। बताओ कहीं दिक्कत है क्या? नहीं सर। पूरा क्लियर है?
मैं रब करता हूँ इसे अब। हाँ सर। If mod z minus 1 equal to 1, if mod z minus 1 equal to 1, then prove that modulus of z minus 2 divided by modulus of z is equal to argument of equal to tan of argument of z। ये तुम्हें प्रूफ करना है। जैसे भी कोई भी मेथड ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हो या कुछ और आप सोचो। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे जगह तुम्हें बुक में मिल जाएगा। डाटा हो सकता है चेंज हो गया हो मुझसे। प्रूफ तो हुआ है लेकिन पता नहीं कर। हाँ बताओ, कोई बात नहीं, बताओ कैसे किया। मतलब वो जो मॉड ऑफ जेड माइनस 2 है ना, उसको ब्रेक किया और उसको ऊपर ब्रेक किया। ठीक, हाँ ठीक है। और जो मेन इक्वेशन है उसको भी ब्रेक किया, तो फिर उससे मॉड जेड का वैल्यू आया। इधर से लेफ्ट हैंड साइड मुझे 0 आया और जो जेड का वैल्यू 2 आया, तो फिर आर्गुमेंट ऑफ 2 0 हो गया। जेड का वैल्यू 2 आ गया।
जेड का वैल्यू 2 तो वन ऑफ द वैल्यू तो होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही वैल्यू जेड का वैल्यू सिर्फ 2 ही थोड़ी होगा। जेड का वैल्यू तो तुम 1 प्लस कॉस थीटा एंड जेड का वैल्यू तुम 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिख सकते हो, ये भी आ जाएगा जेड का वैल्यू। थीटा चेंज करते रहो, आएगा ना। स्पेसिफिक वैल्यू लेके, हाँ स्पेसिफिक वैल्यू लेके नहीं कर सकते इसमें। तुम जेड का वैल्यू कर सकते हो क्या, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ले सकते हो। जैसे पैरामेट्रिक होता था ना, वैसे तुम अगर मैथमेटिकली करना चाहते हो तो यहाँ जेड का वैल्यू तुम ले सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तुम एज्यूम कर सकते हो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तुम एज्यूम कर सकते हो। जहां पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ जेड ही होगा। क्या थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा क्या? नहीं, थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं होगा, थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं है। थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड तुम्हें देखना पड़ेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा। यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड जो आएगा वो तुम्हारा थीटा बाय 2 आएगा, ये आएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा बाय 2 आएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो, तुम्हें पता लग जाएगा। ये तुम यूज करो और फिर शायद आंसर तुम्हारा मैच कर जाए। हाँ सर, हो गया सर, मैंने ज्योमेट्रिकली किया। यस, ज्योमेट्रिकली बेस्ट है, ज्योमेट्रिकली सबसे अच्छा है, वैसे ही करना है। मैथमेटिकली पहले मैं करके दिखा देता हूँ। ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये होगा मॉड जेड है, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉड, यहाँ भी मॉड है, तो ये बन गया -2 है, तो -1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके रूट भी आएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो नाउ इट इज 1 और 2, यानी 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा और ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये बन गया तुम्हारा tan थीटा बाय 2, आंसर हो गया। आंसर आ गया? नहीं आया? मैंने क्या बोला, आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा बाय 2 बनेगा। तुम जरा सिंप्लीफाई करना, पता लगे। ठीक है, अब ये समझ में आया सबको? नहीं? सर आपने जेड को 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्यों लिया? इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने ले लिया जेड को। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पुट करोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसका मॉडुलस 1 होता है। ओके, उसमें सेंटर ऐड कर लोगे ना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में, तो पैरामेट्रिक फॉर्म बन जाता है, जो सर्किल का इक्वेशन होता है वैसा ही। बट ये मेथड ठीक है, बट ज्योमेट्रिकली ये एक मेथड है, प्रथमेश इसको भी नोट कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली कभी कभी समझ में नहीं आएगा तो z पहले मार्क कर सकते हैं और फिर उसके बाद मॉड ऑफ z माइनस 1 वो जो दिया है उससे फिर वो सर्कल बनाएंगे z से z माइनस 1 का जो है उसका भी सर्कल, और फिर z माइनस 2 का भी अगर हम बना लेंगे तो नहीं, एक ही सर्किल बना हो जाएगा।
यही सर्किल तुम बना लो, एक सर्किल काफी है, ये सर्किल से बना लो, ठीक है। ये 0 है और ये 2 हो जाएगा, 1 यहाँ है, Z इस सर्किल पे है ना, तो कहीं भी मान लो PZ है, अब ये तुम्हारा Z-1 हो जाएगा, राइट, और ये Z-2 हो जाएगा, ये ऐसा बन गया, ठीक। अब बताओ कि आर्गुमेंट ऑफ Z-2 हमें क्या निकालना था, हमें जो है आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा, पहले ये बताओ आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा। अगर ये एंगल ले ले अल्फा तो यही होगा ना आर्गुमेंट ऑफ Z, हाँ होगा। सर, हाँ सर। अब देखो ये 90 डिग्री बनेगा, हाँ सर। बनेगा। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो अब देखो tan अल्फा क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z-2 बाय मॉडुलस ऑफ Z बनेगा, हाँ सर। बनेगा हाँ या सर, नहीं। बनेगा अल्फा की वैल्यू पुट कर लो आर्गुमेंट ऑफ Z, tan आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z-2 बाय मॉडुलस ऑफ Z, हो गया आंसर, बस हो गया, यही आंसर होगा। इतना ही आंसर होगा, समझा या कोई हाँ दिक्कत है। हाँ सर समझा। तो दोनों मेथड आप लोग नोट कर सकते हो। तो अब इसको रब कर रहे हैं, सर 1 मिनट रुकिए। हो गया सर। मॉडुलस पे एक और कॉन्सेप्ट है, Z-Z1 डिवाइडेड बाय Z-Z2। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये 1 हो जाता है, देन locus of Z is perpendicular bisector of line joining
Z1 and Z2, लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो लोकस ऑफ Z ऐसा होगा, लाइक यहाँ पर तुम्हारा Z1 है और ये Z2, अभी जो लोकस ऑफ Z होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही हो जाएगा लोकस ऑफ Z, ये होगा लोकस ऑफ Z, ठीक है। हो गया, रब कर दें। अरे रब, हाँ सर। अब इसकी जगह अगर 1 अदर देन 1 होता है, अदर देन 1 मीन्स k, इसकी वैल्यू k हो जाए, देन locus of Z will be a circle. So locus of Z will be a circle. अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, k को ग्रेटर देन 1 कंसीडर करते हैं। अगर k ग्रेटर देन 1 है, यहाँ Z1 होगा और इधर Z2 होगा, ठीक। ये मान लो यहाँ A है, यहाँ B है, ये Z है। So K means K greater than 1 means PA by PB, जो K है वो ग्रेटर देन 1, तो इस केस में इसका जो लोकस बनेगा वो एक सर्कल बनेगा, ये सर्कल, ये होगा सर्कल। ये जिसमें कि पॉइंट बी इनसाइड होगा, पॉइंट ए आउटसाइड होगा, तो दिस इज योर सर्कल। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, समझ में आया? इस टाइप का ये सर्कल का इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है? सर वो सर्कल ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो जो आर्ग्यूमेंट मतलब वो जो मॉड्यूलस है उसका रेशियो बस एक कोई नंबर होना चाहिए। रेशियो कोई भी नंबर हो, रेशियो जो है ना कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो। हाँ सर, और उसकी मॉड्यूलस पहले से ये कोई कांस्टेंट है तो ये अच्छा, हमेशा constant। हाँ, तो ये वैल्यू जो है सर्किल बनेगा। कैसे सर्किल बनेगा अभी मैं बताता हूँ। आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ, वो बैटरी लो हो गया है। ठीक है, सो अब देखोगे क्या, PA बाय PB अगर कांस्टेंट है, ये जो पॉइंट C है ना, ये पॉइंट C इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। C जो होगा मीन्स आप ऐसा कह सकते हो CA बाय
सी बी, ये के हो जाएगा। अगर सी ए बाई सी बी के हो जाएगा तो सी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। निकल आएगा? हाँ सर। मीन्स यू कैन से सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ k:1। आप ऐसे कह सकते हो, दिस सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो k:1, k:1 में डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये जो d है, d डिवाइड्स ए बी इन k:1 एक्सटर्नली, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन जो भी है वो ऑलवेज एट 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90। इट मीन्स दिस सी डी ऑलवेज सबटेन राइट एंगल एट पी। पी कहीं भी चला जाए, ये सी डी जो है राइट एंगल का ही फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स इस पी जो सर्किल है उसका सी डी डायमीटर होगा। इट इज एपलनॉइज सर्किल। एपलनॉइज सर्किल जो कोऑर्डिनेट में भी पढ़े होंगे तुम लोग। सो सी डी इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। अब ये कहीं भी, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये पॉइंट अगर यहाँ होता तब भी सिचुएशन ऐसा ही बनता, सेम सिचुएशन बनता, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ये ऐसा सिचुएशन अगर होता, मान लो ये सिचुएशन अगर होता, ठीक है, फिर भी आप देखते क्या, इससे इसको ज्वाइन करो, ये जो बनेगा ना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहीं पर मीट कर, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इसका इसी जगह। मीन्स ये पी पॉइंट कितना भी मूव करने लगे, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, दैट विल इंटरसेक्ट द ए बी लाइन और इट्स एक्सटेंशन एट सी एंड डी। तो सी और डी फिक्स हो गए कि नहीं हो गए? सी और डी फिक्स हो गए। एंड वन मोर थिंग, ये जो सी और डी ऑलवेज मेक्स राइट एंगल एट सी। तो पी का लोकस एक सर्किल हो गया, एंड दैट सर्किल हैव डायमीटर, सॉरी दैट हैव डायमीटर सी डी। क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, समझा। और अगर यहाँ पर k1 से छोटा होता तो ये सर्किल इस ओर बनता। k अगर 1 से छोटा होता तो सर्किल इधर की ओर बन जाता, मीन्स a इनसाइड हो जाता और b आउटसाइड हो जाता। बस इतना ही डिफरेंस आता। हो गया? हाँ सर। डायग्राम बना लिए हो तो आगे बढ़ें। 2 मिनट टाइम तो बना लेते हैं।
हो गया सर। हो find the radius and center of circle z minus 3 by z mod equal to 2 क्या होगा? Find radius and center of the circle. Hello, हाँ.
सर सर सेंटर -1,0 रेडियस 2 है। हाँ सर। क्या है सेंटर? -1,0 सर 4,0 3 से इधर जाएगा। -3, -3,0 आ रहा है। हाँ सर। सेंटर सर राइट साइड पर है ना? राइट साइड बनेगा, वो तो सही है। ये 0 है, मान लो इधर तुम्हारा 3 है। हाँ सर, तो वो और राइट को जाएगा सेंटर। हाँ, यहाँ पर का एक पॉइंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनेगा, हाँ जो सर। कि 1,0 बन जाएगा, क्योंकि 2:1 हो रहा है ना। सॉरी 2:0 बनेगा। 2,0 होगा सर। हाँ, क्योंकि 2:1 बन रहा है। और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनेगा, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो कैसा होगा, इसे तुम्हें पहले तो 2:1 है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेगा। 1 × 3 -2 × 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, सही कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गया। 3 को तुम्हें 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ठीक है, 1 - 2 हो जाए, यानी 3/-1, यानी ये -3 आ गया। दोनों को ऐड करें कोई, तो -1/2, 0 ये हो गया तुम्हारा सेंटर। ठीक है ना, ये आया सेंटर क्या? सर आपने वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर राइट को क्यों नहीं लिया? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर राइट को कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं। जाएगा कैसे? ये बड़ा लेंथ है ना, कंसीडर किया था ना। ये छोटा है ना, ये लेंथ बड़ा है, ये छोटा है, तो देखो ना किधर जाएगा, इधर ही आएगा ना। और फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो। सर अगर हम इस मैथमेटिकल मतलब z को अगर हम x + iy पकड़े तो अलग आ रहा है फिर। हाँ, अलग आएगा नहीं, अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, चेक करो एक बार। सर उससे -1,0 आ रहा है सेंटर। तुम्हारा जो है x² और y² का कॉफिशिएंट 2 होगा। देखो तो क्या है कॉफिशिएंट आता है, जब कन्वर्शन कर रहे होगे तो x² y² का कुछ कॉफिशिएंट है क्या? हाँ 3 है, मतलब वो तो हो जाता है, मतलब 1 ही आ रहा है क्वेश्चन। 3 हटा दिए उससे। हाँ तो कैलकुलेशन देखो, 2 है, पहले तो 2:1 तो 3 × 2:1 है। ओके, ये 2:1 ये गलत हमने लिख लिया है, 2:0 ये गलत है। यहाँ पर 1,0 ये 2:1 है। अभी ठीक ऐसा 1,0 तो अब तुम्हारा -1,0 ठीक समझे? उधर वाला जो है गलत, 2,1 है ना, 1 ऐसा बनेगा 2:1। तो ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 1 है, तो 2 × 0 हो जाता और +1 × 3 हो जाता और डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो 3/3 1 ऐसा। बट हम तो 2:1 का रेशियो ही कंसीडर करते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, बट 2 किससे, 2 डिस्टेंस किससे, 3 से ना।
तो 3 के साइड से 2 लोगे और इसके साइड से 1 लोगे। ये जो दिया हुआ है z माइनस 3 बाय मॉड z, ये 2:1 दिया है ना, ये 2 किसके साइड से है? 3 के साइड से है ना, इसलिए हम लोग 2 के साइड 3 के साइड से 2 लेंगे, इसके साइड से 1 लेंगे, यानी 1 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 0 होगा। क्लियर? एक बार सोच लो, एक बार सोच लो। तो इसलिए जो आंसर उसमें निकाले वो सही है। सेंटर जो है -1, दिस आ जाएगा, और डायमीटर जो निकालोगे, डायमीटर हो जाएगा 4, तो रेडियस 2 हो जाएगा, रेडियस 2 ये आएगा, रेडियस 2। सर वो रेडियस और सेंटर वाला नहीं समझा पा रहा। ये तो समझे ना, ये सेंटर कितना आया, नहीं समझा? सर ये एक बार वापस बताओ ना। ठीक है, ये जो लिखा है z माइनस 3 मॉड डिवाइडेड बाय मॉड z इज इक्वल टू 2:1 लिखा है, इज 2:1। इसका मतलब है z का 3 से डिस्टेंस और z का ओरिजिन से डिस्टेंस का रेशियो 2:1 है। यहाँ हमने ओरिजिन लिख दिया, यहाँ हमने 3 लिख दिया। इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल बनाते हो, ये P मान लिया, इसको Z, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। तो PB डिवाइडेड बाय PA, इसी की वैल्यू 3:1 है। अब इसको ज्वाइन करो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाओगे। ये मान लो इसे C पे कट करता है, C पे कट करता है, क्योंकि ये तुम्हारा 2:1 है, तो यहाँ भी 2:1 हो जाएगा, 2:1। तो C का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो क्या करोगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 करोगे, यानी 0 प्लस 3/3, 1 आ गया। y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होना है, तो ये 1,0। हाँ, अब इसको आगे बढ़ते हैं, इधर कर लेते हैं। इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इधर ही बनेगा, इधर बनेगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में ये जो तुम्हारा मान लो D है, फिर से PB डिवाइडेड बाय PC, PB डिवाइडेड बाय PA, PB नहीं, DB डिवाइडेड बाय DA, ये तुम्हारा 3:1 ही होगा, 2:1 ही होगा। लेकिन अब एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो देखो B वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो B का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, सो 1 इंटू 3, और अब माइनस होने वाला है 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। सो अब ये 3 डिवाइडेड बाय -1 यानी -3, तो इसका कोऑर्डिनेट -3,0। क्या समझा? हाँ सर। सो अब देखो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये वाला लाइन सेगमेंट, ये लाइन P कहीं भी जाए हमेशा इसको 90 ही बनाएगा, ये हमेशा इसे 90 ही का एंगल बनाएगा। So it means locus of P is circle having diameter CD. डायमीटर अगर CD बनेगा तो डायमीटर CD पता है, तो डायमीटर का लेंथ नहीं पता चल जाएगा। डायमीटर अगर CD है तो लेंथ ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा, बताओ? 4। तो रेडियस क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा। अब बताओ सेंटर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, सेंटर -3 + 1/2 हो जाएगा, तो -2/2 -1 हो जाएगा, सब कुछ निकल गया। ठीक है, हाँ सर। इसमें तुम्हें क्वेश्चंस इस टाइप के भी आते हैं कि अभी तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये क्वेश्चन पूछ, तो क्या करें? सर 2y, 2, ओनली 2 इमेजिनरी पार्ट मैंने, करेक्ट है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, 1, करेक्ट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन इस तरह से ज्योमेट्री बेस्ड बनते चला जाता है। अभी टाइम है तो मैं और पूरा डिस्कस कर सकता हूँ, और करें क्या, या भूख लग गई है सबको? कितना टाइम हुआ? इसे रब कर रहा हूं, पंद्रह 20 मिनट में मैं रोटेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अबाउट ऑरिजिन, पहले ऑरिजिन के अबाउट करते हैं, रियल जेड, इमेजिनरी। मान लो यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और यहाँ है z2, और तुम्हें दिया हुआ है मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू r दिया हुआ है दोनों से। इसका आर्गुमेंट है θ1 और ये है θ2। तो z1 की वैल्यू क्या लिखोगे, कोई बता सकते हो z1 क्या होगा? क्या होना चाहिए z1? क्या z1 को तुम r e⁻i θ1 लिख सकते हो? लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। z2 को r e⁻i θ2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है, लगता है सब लोगों को भूख लग गई है। z2 माइनस z1 इज r e⁻i θ2 r e⁻i θ1। r और r तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा z2 बाय z1 इक्वल टू e⁻i θ2 minus θ1। So in this figure you can take this as theta, इसको थीटा मान सकते हो। So थीटा को तुम θ2 minus θ1 ले सकते हो, तो z1 by z2 by z1 is e⁻i थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन, यानी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे।
यहाँ पर अब देखो तो Z2 इक्वल टू Z1 e टू दी पावर I थीटा हो जाएगा। तुम ये रिजल्ट याद रख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Z2 बाय Z1 इक्वल टू e टू दी पावर I थीटा। मीनिंग क्या हुई, स्टार्टिंग में ये Z1 है और यहाँ हो गया Z2। मॉडुलस कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये यहाँ से इस तरह से रोटेट किया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कह सकते हो Z1 इज रोटेटेड about origin by an angle of theta in anti-clockwise direction. Then new complex number Z2 is equal to Z1 e to the power I थीटा। ये हो गया न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बन जाएगा तुम्हारा, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल, तुम ऐसे भी कह सकते हो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इक्वल टू e टू दी पावर I थीटा होगा। फाइनल बाय इनिशियल Z ड्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल Z इज e टू दी पावर I थीटा। क्या समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो, फिर बोलो यस हो गया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर हो गया। सबने नोट कर लिया? हाँ सर हो गया। ओके, 1 मिनट से आई थिंक ये मैं हटाता हूँ, यहाँ पर कुछ और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इसी फिगर में Z1 बाय Z2 क्या होता है, Z1 बाय Z2, तो ये हो जाता है e टू दी पावर माइनस I थीटा, क्योंकि अब रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज हो गया। ये जो ऊपर जो लिखा है वो फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है आफ्टर रोटेशन, और ये वाला क्या है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना, जहां से स्टार्ट किया रोटेशन, जहां तक गए, जो स्टॉप किया वो पोजीशन जो है फाइनल होगा, यानी ऑलवेज फाइनल बाय इनिशियल। इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज then angle will be positive, if it is clockwise angle will be negative। ये है एक पार्ट। हो गया सर। ओके, तो अब इसमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट नोट जिसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है उसको करें। Note first, if theta equal to pi by 2, if theta equal to pi by 2, then rotation is of 90 डिग्री। अगर थीटा pi by 2 है तो रोटेशन 90 डिग्री है, और उस केस में Z2 by Z1 e टू दी पावर आयोटा pi by 2 हो जाएगा। और ये पता है ये कितना होता है, ये I होता है, सभी लोग जानते हो, e टू दी पावर I
π/2 I होता है। तो इसलिए Z2 इक्वल टू I इंटू Z1 हो जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप I से मल्टीप्लाई करते हो तो वो रोटेट हो जाता है अबाउट एन ऑरिजिन बाय एन एंगल ऑफ π/2। इसलिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप I से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, π/2 से रोटेट होता है, π/2 से रोटेट हो जाता है। सो इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is multiplied by iota, then that complex number gets rotated about origin by an angle of π/2 anti-clockwise direction। यही सो अब सही है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, π/2 वाले से नेक्स्ट क्लास में। इसको नोट कर लो, फिर एंड करते हैं। आज तुम्हारी क्लास है और क्या आफ्टरनून में कौन सी क्लास है? आज बाय बीसीएच सर। ओके सर वो थोड़ा नोट डाउन करने दोगे क्या? हाँ नोट डाउन करो, क्या है बिल्कुल करो। स्क्रीन ब्लर हो गई सर। अरे वो व्हाट्सएप पर स्क्रीन ब्लर हो गई, मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। ठीक है, भेज दिया मैंने, नोट कर लेना वहाँ से, ग्रुप पे डाल दिया है। एंड करते हैं, बैटरी डाउन होने वाली है।